नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं भारतीय रेलवे चैनल के अंतर्गत रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी से लिए गए क्वेश्चन आंसर हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं और आने वाले समय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। और देख लेते हैं इसके बारे में। ये कोणार्क में सूर्य मंदिर है। पहली बात तो ये कोणार्क में ये सूर्य मंदिर है और कहाँ पर है? ये पुरी में है और उड़ीसा राज्य में है। और नरसिंहदेव प्रथम ने इसको 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख जो माना जाता है किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्यपाल को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है हमारे देश में। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार है ये। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान जो होते हैं देश के राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति जो हैं भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। और जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं राज्य की कार्यपालिका के कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, बी ताजमहल, सी चार मीनार, डी एतमाद-उद-दौला। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, चार मीनार नहीं है, किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी ये बीबी का मकबरा, ताजमहल और एतमाद-उद-दौला का मकबरा ये तीनों मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, चार मीनार का निर्माण जो करवाया था वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया था जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है। और इसका निर्माण जो करवाया था 1591 ईस्वी में करवाया था। 1591 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। और ताजमहल का निर्माण 1632 से 53-54 के बीच में हुआ था ये। और ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। इसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार था। और एतमाद-उद-दौला का मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां बेगम, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां बेगम, उसने बनवाया था। और मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। और सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा-दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। सर्वप्रथम इसी इमारत में जो किया गया था पित्रा-दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। और बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 1679 ईस्वी में करवाया था औरंगजेब ने। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी बिंदुसार के, सी सुसीम के, डी दशरथ के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। और डिटेल देख लेते हैं। सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और आपको बता दें कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म
और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था चाणक्य थे, जिनके नाम थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, उनके 3 नाम थे। चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सेल्यूकस निकेटर जो था, इसके बारे में आपको बता दें, ये अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान का सेनापति था। और मैगस्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इंडिका है, जिसका हमें लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है। इसके कुछ उद्धरण जो हैं दूसरी पुस्तकों में मिलते हैं, जिससे हमें इसके बारे में कुछ डिटेल मिलती है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और अमित घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी एंथ्रोपोड्स, सी एकिनोडर्म्स, डी एनेलिडस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटोजोआ। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। इसका संक्रमण जो बना रहता है मनुष्य में, वो 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। एनेलिडस का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। एनेलिडस का और इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। इसका प्रचलन जो होता है मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। और इसका रुधिर जो है लाल होता है तथा तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण जो है केंचुआ और जोंक जो है, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है, केंचुआ और जोंक। और एकिनोडर्म्स इस संघ के सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। एकिनोडर्म्स इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग ने, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी स्टीफन हॉकिंस ने, डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है एक प्रतिजैविक है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम दिया गया है, उस कवक से प्राप्त होती है। और पेनिसिलिन की खोज जो की गई थी 1928 ईस्वी में की गई थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट और देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो किया था वो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था 1876 ईस्वी में, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दूसरा ऑप्शन। और ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था 1876 ईस्वी में। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल द्वारा। और आपको बता दें, जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज जो की थी 1683 ईस्वी में की थी, ल्यूवेन होक ने की थी। 1683 ईस्वी में ल्यूवेन होक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। और विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने की थी। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1953 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 1951 ईस्वी में किया गया था पहली बार संशोधन। और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था। और इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, लेकिन 9वीं अनुसूची 1951 में संशोधन करके जोड़ी गई थी। और इस संशोधन के माध्यम से और क्या जोड़ा गया? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से
संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। जिन भाइयों को नहीं पता वो जान सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे संविधान को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक संविधान सभा की जो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 368 के तहत है जो संसद को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु से, बी महाराष्ट्र से, सी आंध्र प्रदेश से, डी ओडिशा से। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश से हुआ है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो प्रारंभ हुआ है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य है। दूसरी बात, और यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ये कलाकारों के नाम हैं। और लावणी, तमाशा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन से हैं? लावणी है, तमाशा है और मौनी है। और भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य है। ये कहाँ का? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। और भारतनाट्यम के मुख्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, मृगलिनी साराबाई और वैजंती माला बाली हैं। ये इसके कलाकार हैं भरतनाट्यम के। और संयुक्त पाणिनि गिरही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से है। संयुक्त पाणिनि गिरही का संबंध जो है ओडिसी लोक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र को, बी हुगली को, सी भागीरथी को, डी दामोदर को। करेक्ट आंसर है डी दामोदर को जाना जाता है बंगाल के शोक के नाम से। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के लातेहार जिले के, झारखंड के कौन से जिले के? लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र में है। और छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। छोटा नागपुर के पठार में टोरी क्षेत्र नामक एक स्थान है लातेहार जिले में, झारखंड के लातेहार जिले में। वहाँ से दामोदर नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और बमो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। बमो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण जो दामोदर नदी पर हुआ है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है। भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना जो हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और हुगली का जो उद्गम स्थल है वो गंगा नदी है। हुगली नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत में मानसरोवर झील जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। इस नदी को तिब्बत में सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सापू के नाम से जाना जाता है। असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है यमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा, भागीरथी, अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा जो है, भागीरथी, अलकनंदा नदियों का ये सम्मिलित नाम है। दोनों नदियों का सम्मिलित नाम गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी कोपरनिकस, सी आइजक न्यूटन, डी जे केपलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में मुख्य पॉइंट।
देखिए थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है गैलीलियो गैली को माना जाता है, और उन्होंने इसका आविष्कार किया था 1593 ईस्वी में किया था। 1593 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और कोपर्निकस ने सौरमंडल की खोज की थी। कोपर्निकस ने सौरमंडल की खोज की थी, और कब की थी? 1540 ईस्वी में की थी। और केपलर द्वारा ग्रहों की गति नियम की खोज की गई थी। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी, वो की गई थी 1609 ईस्वी में की गई थी। 1609 ईस्वी में की गई थी। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज 1609 ईस्वी में की थी। और न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। न्यूटन ने तो बहुत सारे आविष्कार किए हैं। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए बुलबुल, बी चेतक, सी हैग्रीव, डी बादल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, चेतक। चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। और डिटेल देख लेते हैं। घोड़े का नाम चेतक था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, और उनकी मृत्यु जो है 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस से, सी बी तैराकी से, सी व्यायाम से, डी भार उठाना से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, भार उठाना थे। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से संबंधित है या भार उठाने से संबंधित है। और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ओलंपिक में पदक पाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी, और इन्हें कांस्य पदक मिला था। संजीता चानू, सुखेन डे, सतीश शिवलिंग और मीराबाई चानू का संबंध भी भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू को तो अब भी ओलंपिक 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें भी पदक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को जो पारित किया गया था किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, बी 1921 में, सी 1923 में, डी 1916 में। तो करेक्ट आंसर है ए पार्ट, 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। रोलेट एक्ट को वर्ष 1919 में पारित किया गया था, ये तो मैंने अभी बता दिया था आपको। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रोलेट एक्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल था उस समय, और 1919 में 16 मार्च 1919 को पारित हुआ था ये रोलेट एक्ट। और इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। यदि किसी व्यक्ति पर संदेह है, क्योंकि उस समय आंदोलनकारी घटनाएं ज़्यादा हो रही थी, इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये कानून बनाया गया था कि किसी व्यक्ति को उस पर बगैर मुकदमा चलाए ही संदेही के तौर पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए लूना 2, ऑप्शन बी लूना 10, ऑप्शन सी अपोलो 10, डी अपोलो 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, लूना 10। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो था लूना 10 था, लूना 10 था। और लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लूना 10 ने। और लूना जो लाइन था, ये
लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, लूना 9। और अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना था। अपोलो 11 से गया था 1969 ईस्वी में। और मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था, मार्स 2। और स्पुतनिक सेकंड जो था अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। स्पुतनिक सेकंड जो था अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते यानी लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा बॉक्सर है जिसे द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है माइकल टाउसन, बी मोहम्मद अली, सी इवांडर होलीफील्ड और डी जो लुइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से भी जाना जाता है। और डिटेल बता दें इनके बारे में। इनको द रियल डील उपनाम से जाना जाता है इवांडर होलीफील्ड को, और माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के उपनाम से जाना जाता है। इयान थोरपे को टारपीडो के नाम से इयान थोरपे को टारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। और पहले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। पहले को ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। और आंद्रे अग्यासी को डेनिश द मिनोस के उपनाम से जाना जाता है। आंद्रे अग्यासी को डेनिश द मिनोस के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और भारत ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को माना जाता है। और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो आयोजित किया गया था 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। और क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में ही आयोजित किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। और भारत में क्रिकेट की देखरेख बीसीसीआई करता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है। और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं अनुराग ठाकुर हैं। चाइना मैन, सिली पॉइंट और पंपिंग क्रीज शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी, बी चोलिस्तान, सी सुक्कुर, डी मीरपुर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है चोलिस्तान, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ रेगिस्तान है उसे चोलिस्तान कहा जाता है। और डिटेल देखिए, थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान में। और थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल जो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का विस्तार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है। और लूनी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी थार रेगिस्तान में ये लुप्त हो जाती है। और गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में है। गोबी रेगिस्तान जो है वो मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में है। अब इसका सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निर्विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश में कहा जाता है, बी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, सी जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी और डी औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट,
जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पैलियोटोलॉजी प्राचीन काल के जानवरों, पौधों या अन्य जीवों के संरचित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है ये पैलियोटोलॉजी। और निर्विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव के विकास कैसे हुआ, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन निर्विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोपेन को, बी इथेन को, सी मीथेन को, डी ब्यूटेन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव ये जो है मीथेन ही है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है और 80% है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक गैस में जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। और आपको बता दें कि अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। जो अक्रिय गैस हैं उनकी कुल संख्या 6 है। और रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। रेडोन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। और क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग ये उड़ा देती है। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। फास्फीन गैस का उपयोग देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बढ़िया है कि इसका उपयोग जो है समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश को, बी बेल्जियम को, सी ब्राज़ील को, डी बहरीन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी पार्ट है ब्राज़ील को। ब्रिक्स में अक्षर बी जो है ब्राज़ील देश को प्रदर्शित करता है। और डिटेल देख लेते हैं। ब्रिक्स में अक्षर बी ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है, ये तो मैंने बता दिया था आपको अभी। ब्राज़ील का पूर्ण रूप जो है वो इसमें ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया और आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ये शब्द बने हैं। इन शब्दों से ये अलग अलग देश बने हैं। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। ब्रिक्स की स्थापना उस समय मात्र 4 देश ही इसमें शामिल थे। दूसरा पॉइंट निकल कर आया कि उस समय इसमें 4 देश ही शामिल थे और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि जिस समय ब्रिक्स की स्थापना हुई उस समय कितने देश इसमें शामिल थे, तो 4 देश इसमें शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका जो 2011 में 14 अप्रैल 2011 में ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी बेस्ट क्वेश्चन लाने के लिए, बेस्ट क्वेश्चन लेकर आने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।